आज योजना मैगजीन जून 2023 एडिशन का नेक्स्ट टॉपिक है। हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए थे। इसमें नेक्स्ट है कि भारत में सीधे लाभ हस्तांतरण योजना डीबीटी के बारे में बताया है आज के टॉपिक में। यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। लगभग 1 दशक पहले आधुनिक सूचना और संचार टेक्नोलॉजी की मदद से सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की गई और इस क्रांतिकारी कार्यक्रम के जरिए यानी डीबीटी योजना के जरिए अप्रैल 2023 तक जो डाटा कलेक्ट हुआ उसमें बताया गया कि 300 से अधिक केंद्रीय योजना और 2000 से अधिक राज्य योजनाओं को सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने में सफलता मिली है। सीधे लाभ अंतरण की इस डीबीटी योजना में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का भुगतान सरकार से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाया जाता है। डीबीटी वह योजना है जिसमें सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का भुगतान सरकार से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाया जाता है, जिससे लीकेज रोकने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है तथा ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को इन योजनाओं के तहत कवर करने का भी प्रभावी तरीका मिल जाता है। अब यहाँ पर इसके बारे में बताया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत में लोकतंत्र की जड़ें 4वीं शताब्दी के मध्य से ही चली आ रही हैं। 20वीं सदी के दूसरे अर्धांश यानी 1950 के बाद संविधान के अंतर्गत विधायी स्वरूप प्राप्त हो जाने के बाद यह एक सशक्त संस्थागत लोकतंत्र के रूप में विकसित हो गया। 1950 में संविधान के अंतर्गत जो विधायी स्वरूप था उसके बाद एक सशक्त संस्थागत लोकतंत्र के रूप में विकसित हो गया। संविधान की व्यवस्था के अनुसार भारत लोकहित या जन कल्याण के सिद्धांत पर चलने वाला देश है, जहां सभी को काम करने का भी अधिकार है। यह व्यवस्था 2 दस्तावेजों के माध्यम से संभव हो पाई है कि मूल अधिकार दिए हैं उन्होंने नागरिक को और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं। सीधे लाभ हस्तांतरण योजना जिसे डीबीटी कहा जाता है, इन दोनों दस्तावेजों की भावना को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की दिशा में बहुत बड़ी कामयाबी कही जा रही है। जैसे कि पुट्टास्वामी बनाम, ये एक केस है यहाँ पे, पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार 2017 का मामला है। उसमें बताया गया था कि मूल अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मानित ढंग से आजीविका पाने का अधिकार और राज्य नीति निदेशक के सिद्धांतों के तहत उपलब्ध प्रावधानों से प्राप्त होता है, जिनके अनुसार लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन बसर करने के अवसर मुहैया करने का भी अपना दायित्व निभाती हैं। इसे देखते हुए डीबीटी अनुच्छेद 21 को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाता है, योजनाओं को ज़्यादा कारगर ढंग से लागू करने में सहायता करता है, जिससे लोगों को आय, अवसर और संसाधन की असमानता की समस्या से बचाया जा सके। उनके स्वास्थ्य और शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। आर्टिकल 21 इन सब बातों को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य और शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा सके, ज़रूरतमंद लोगों को काम का अधिकार दिया जा सके, सरकारी सहायता की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके। इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के सभी पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जा सकता है। जन कल्याण योजना के लाभ सुचारू तरीके से लोगों तक पहुंचाने में डीबीटी योजना भारत में आधुनिक सुशासन का महत्वपूर्ण अंग बनाई गई है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि 2 अधिकार इन्होंने दिए हैं जिसके ऊपर ये डीबीटी कम्प्लीटली रिलाई करती है, जिसमें पहला ये बताया कि मूल अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसके द्वारा डीबीटी 2 दस्तावेजों की भावना को व्यवहारिक रूप से बड़ी कामयाबी कही जा रही है, जो कि लोगों या लाभार्थियों तक पहुंचाई जाती है। एक पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार 2017 का मामला आया, जिसमें मूल अधिकार अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 को सम्मानित ढंग से बताया गया कि आजीविका पाने का अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भी उपलब्ध प्रावधानों से ये पता चलता है यहाँ पर कि जिनके अनुसार सरकार को सम्मान पूर्वक जीवन बसर करने का अवसर मुहैया करने का दायित्व निभाती है। जैसे डीबीटी अनुच्छेद 21 को बहुत ही योजनाओं को ज़्यादा कारगर ढंग से लागू करने में सहायता देता है, जिससे लोगों की आय,
अवसर, संसाधन की असमानता की समस्या नहीं होती। स्वास्थ्य और शक्ति को भी बढ़ाने पर ये काम ध्यान देता है, ज़रूरतमंद लोगों को काम का अधिकार देता है, सरकारी सहायता भी सुनिश्चित करता है। इस प्रकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के सभी पहलुओं पर ये समुचित ध्यान दिया जाता है और यही डीबीटी योजना भारत के एक सुशासन का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। उसके बाद में आता है डीबीटी का अर्थशास्त्र क्या कहता है। 2015 और 16 के आर्थिक सर्वेक्षण में पाया गया था कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने और समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के वास्ते आर्थिक वृद्धि के साथ ही सरकार का समर्थन आवश्यक हुआ। इतना ही नहीं, सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि सरकार की ओर से मूल्यों में दी जाने वाली कई सब्सिडियों का फायदा गरीब परिवारों की तुलना में ये अमीर परिवारों को ज़्यादा मिलता है। जैसे कि बिजली, पानी, ईंधन इन सबकी सबसे यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है, ईंधन की भी सब्सिडी है तथा बाजार में इस कारण आने वाले उतार चढ़ाव का सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को होता है। जैसा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा रेलवे न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यहाँ पे रेलवे की सब्सिडी में हो रहा है। सब्सिडी या सरकारी सहायता की योजनाओं में होने वाले लीकेज सीधे बर्बादी या नुकसान तो होता ही है, बल्कि सरकार की ओर संसाधनों का भी उचित प्रयोग न होने के कारण अवसर की भी निकल जाता है। इसलिए तय किया गया कि मूल्य सब्सिडी से गरीबों को दिया जाने वाला लाभ एक मुश्त राशि लाभार्थियों के बैंक में सीधे ट्रांसफर की जानी चाहिए ताकि लाभ का दुरुपयोग ना हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जनधन, आधार और मोबाइल नंबर की टिकड़ी के माध्यम से सब्सिडी को डीबीटी के रूप से पहुंचाने का निर्णय भी लिया गया था। अब डीबीटी है क्या? ये डीबीटी शुरू में डीबीटी योजना का उद्देश्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं के लाभ को ही सही पहचान करके लाभार्थियों के बैंक में डाकघर खातों में सीधे हस्तांतरित करना था। लेकिन लगभग 10 वर्ष पहले ये योजना 43 जिलों में और 24 केंद्रीय योजनाओं में लागू की गई थी। 43 जिले और 24 केंद्रीय राज्यों में केंद्रीय योजनाओं में लागू की गई थी। भारत में डीबीटी के जरिए न केवल पात्र लाभार्थियों को नगद सहायता दी जाती है, डीबीटी के जरिए लाभार्थियों को नकद सहायता दी जाती है, बल्कि उन्हें अन्य सामग्री के रूप में 300 से ज़्यादा केंद्रीय योजना और राज्य स्तर की 2000 से ज़्यादा योजनाओं के तहत पहुंचाई जा रही है। ये भी यहाँ पर और भी सामग्री दी जाती है। 43 जिलों और 24 केंद्रीय योजनाओं में से लागू किया गया है, जिसमें डीबीटी के जरिए लाभार्थियों को नकद सहायता तो दी ही जाती है, बल्कि उसके अलावा भी कुछ सामग्री दी जाती है। जैसे 300 से ज़्यादा केंद्रीय योजना और राज्य स्तर की देखें तो 2000 से ज़्यादा योजनाएं जिनके तहत लाभार्थियों को यहाँ पे लाभ पहुंचाया जा रहा है। नकद सहायता के लोकप्रिय कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जिसे पीएम किसान, वृद्धजनों और दिव्यांगजन, विधवाओं आदि के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन से वंचित और अन्य जरूरतमंद लोगों को देते हैं के लिए छात्रवृत्ति की योजना शामिल है तथा सामग्री के रूप में भी सहायता के उदाहरण है। उर्वरक सब्सिडी है, यहाँ पर उर्वरक सब्सिडी अनाज सहायता जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाती है। स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण है जिसे पीएम पोषण कहते हैं। पहली बार प्रकार की सहायता में लाभार्थियों को बैंक खातों में सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है, जबकि सामग्री के रूप में दी जाने वाली दूसरी किस्म की सहायता लक्षित लाभार्थियों तक सम्मान या सेवा के रूप में पहुंचाई जाती है। अब इसमें ये कुछ चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। सामग्री के रूप में दिए जाने वाली दूसरी किस्म की सहायता लक्षित लाभार्थियों तक समान सेवा या उसमें पहुंचाई जाती है। मुख्य ध्यान में रखने वाली बातें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आईडी आधार कार्ड को लाभार्थियों को सही पहचान का माध्यम भी बताया जाता है। इसी से उनका प्रमाणन भी किया जाता है। लाभार्थियों के नाम दर्ज करते समय उनके आधार का चिन्ह लिया जाता है। उससे भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UEDAI की केंद्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह में दर्ज वितरण से मिलान करके उनकी पुष्टि की जाती है। यह कितनी बार और कितने अंतराल पर होगी, इसका निर्णय योजना लागू होने वाली एजेंसी ही करेगी।
जैसे कि पीएम किसान के लिए आधार का प्रमाण केवल नाम दर्ज होते हैं, नाम दर्ज होते वक्त ही किया जाता है, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज का कोटा लेते समय हर बार लाभार्थी के आधार की पुष्टि की जाती है। अब भारत में डीबीटी की प्रगति कैसे हुई, इसके बारे में यहाँ पे है कि डीबीटी एक विगत दशक में केंद्र सरकार के स्तर पर हुए डीबीटी ट्रांसफर में हुई जबरदस्ती वृद्धि दर्शाई गई है। जैसे समय के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अनुसार भारत में डीबीटी से हर क्षेत्र में कार्य क्षमता बढ़ी। विश्व बैंक 2022 ने भी माना कि आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए सभी देशों को डीबीटी जैसी कार्य योजना को अपनाना चाहिए। सिंह और अन्य 2023 भारत में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर डीबीटी का रचनात्मक प्रभाव पड़ा था। डीबीटी और भारतीय व्यवस्था क्या कहती है इसके बारे में, इंडिया स्टेक है एक। भारतीय व्यवस्था उन खुले एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का ही रूप है जिनका उद्देश्य पहचान, आंकड़े और भुगतान की आर्थिक रूढ़ियों को हटाना है। डीबीटी अपने आप में कोई सामाजिक सहायता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह विभिन्न स्रोतों से सीधे लाभ हस्तांतरण करने और आंकड़े एकत्र करने के बाद में उन्हें नियंत्रित करने का भी एक तंत्र माना जाता है। नकद सहायता योजना के लिए डीबीटी बैंक खातों में संख्या या आधार से जुड़े खातों पर निर्भर करती है। उसी आधार पर लाभार्थियों के खाते में सहायता राशि सीधे पहुंचाई जाती है। इसी प्रकार आधार का प्रयोग विशिष्ट पहचान करने के साथ ही वित्तीय पुष्टि के लिए भी किया जाता है। आधार भुगतान सेतु एपीबी के अंतर्गत आधार संख्या की पुष्टि विशिष्ट बचत खाते बैंक से मिलान करके की जाती है और आधार संख्या को लाभार्थी को पता मानकर सहायता राशि हस्तांतरित कर दी जाती है। और आधार इन बेल्ट पेमेंट सिस्टम के तहत लाभार्थी आधार लिंक्ड बैंक खातों में से भी बायोमेट्रिक पहचान बताकर लेन देन कर सकते हैं। कुल मिलाकर डीबीटी इंडिया स्टेक के 2 तत्व पहचान और भुगतान की सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें विभिन्न सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन बिना कागजी कार्रवाई के और गोपनीयता बरकरार रखते हुए पहुंचाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे डीबीटी काम करती है। अब G20 में डीबीटी ने क्या एजेंडा दिया था, डीबीटी का क्या एजेंडा रहा G20 के अंदर। G20 भारत को प्राप्त G20 की अध्यक्षता को समग्र महत्वाकांक्षी कार्यान्मुख और निर्णायक समझा जा रहा है। पीएमओ 2022 में हम इस बात पर भी बल दिया कि भारत विश्व का एक सक्षम सूक्ष्म प्रतिरूप है, जो इस आधार पर लोगों के कल्याण के लिए हम जो उपाय करते हैं उनसे रूढ़िवादी सोच में बदलाव आएगा और समस्त मानवता लाभान्वित होगी। पीएमओ नहीं, डीबीटी भारतीय नवाचार का शानदार उदाहरण है, जो इस दूरदर्शितापूर्ण विजन के सर्वथा अनुकूल भी है। भारत का प्रयास है G20 मंच से भारत में विकसित डीपीआई आधारित डीबीटी कार्यक्रम को समूचे विश्व के समक्ष रखा जाए और खास तौर पर गरीब देशों तक इसे पहुंचाया भी जाए। भारत के वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी का सह अध्यक्ष होने के नाते भी डीबीटी को जानकारी देना सही होगा। यह मंच खुले, समावेशी और जिम्मेदार डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर भी देता है, जिससे एक मजबूत और प्रभावी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के यहाँ पे तैयार होता है, ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके। और विजन FMCBC 2023 का भी है। पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में हम प्रभावी होने के कारण डीबीटी की G20 को भ्रष्टाचार रोधक कार्य समूह की बैठक में भी प्रस्तुत किया गया है। PIB 2023 बी ने रिपोर्ट दी। अब इसमें डीबीटी के बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी से अरबों की बचत और जीवन में सुधार। भारत ने केंद्रीय योजनाओं में डीबीटी व्यवस्था लागू करके 27 अरब डॉलर की बचत की है। बिना किसी लीकेज के सबसे दूर बैठे लाभार्थी तक भी सीधी डिलीवरी इसमें की जाती है। बिना किसी परेशानी वाली डिजिटल सुविधा इसमें दी जाती है। लाखों लोगों तक वैक्सीन और सुरक्षात्मक सेवाओं की निश्चित डिलीवरी भी यहाँ पे दी जाती है।
डीबीटी 3.0 में लोगों तक लाभ पहुंचाने की इस योजना में बड़े बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात में लोगों को ये पता लगाना चाहिए कि वे इन सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं और फिर उन्हें उनकी योजनाओं को लागू करने के पात्र हैं। यहाँ पे एजेंसी से संपर्क करके लाभ पाने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन सरकार विभिन्न सरकारी डेटाबेस से संग्रहित आंकड़ों के आधार पर अपनी ओर से भी पात्र नागरिकों से संपर्क करके उनकी सहमति प्राप्त करके उन्हें लाभ पहुंचाना शुरू कर सकती है। अनेक राज्यों ने डेटा क्षेत्रों की परिपक्वता और सघनता के स्तर पर हिसाब से ऐसी सामाजिक रजिस्ट्रियां भी बना ली हैं, जैसे कर्नाटक में कुटुंब है, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र है, मध्य प्रदेश में समग्र है, राजस्थान में जन आधार, उड़ीसा में सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। रजिस्ट्रियां काम कर रही हैं। अब आवश्यकता यह है कि राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक रजिस्ट्री तैयार हो जाए, जिसमें राज्यों के श्रेष्ठ तरीकों को अपनाकर देश में सुशासन को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाए। इसका निष्कर्ष ये निकलता है यहाँ पर कि दूरगामी समसामयिक जो प्रभाव हैं और देश में भावी सुधारों की संभावनाओं की दृष्टि से देखें तो G20 चर्चाओं में भारत की डीबीटी योजना देश का सबसे अहम योगदान है। हमारी एक परिवार की भावना एक भविष्य की आशा को निश्चित तौर पर बल देती है। ये इसमें डीबीटी का जो टॉपिक है, अब यहाँ पे ये खत्म हो गया। इसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक। ये सब इसके बारे में कुछ बताया कि सोर्सेस कहाँ से लिए गए हैं। इसमें ये है गांधी जी का गांधीवादी विचार न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ में अपरिग्रह यहाँ पे आया। ये 2015 और 16 के आर्थिक सर्वेक्षण में पाया गया कि गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने और समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के वास्ते आर्थिक वृद्धि के साथ ही सरकार का समर्थन बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि सरकार की ओर से मूल्यों में दी जाने वाली कई सब्सिडियों का फायदा गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों को ज़्यादा मिलता है तथा बाजार और इस कारण आने वाले उतार चढ़ाव का सबसे ज़्यादा नुकसान भी गरीब परिवारों को ही झेलना पड़ता है। इसके बारे में और सारी चीज़ें यहाँ पर ये बताई हैं। और भारत में डीबीटी की प्रगति कैसे हुई थी। इंडिया स्टेक पर G20 का एजेंडा डीबीटी का क्या रहा, ये हमने अभी यहाँ पे पढ़ लिया। G20 एजेंडा के अंदर G20 में अध्यक्षता को समग्र, महत्वाकांक्षी और कार्यान्वयन को निर्णायक समझा जा रहा है। इसमें बात पर बल भी दिया जा रहा है कि भारत विश्व का सूक्ष्म प्रतिरूप है। इस आधार पर लोगों के कल्याण के लिए हम जो उपाय करते हैं उनसे रूढ़िवादी सोच में बदलाव आएगा और समस्त मानवता लाभान्वित होगी। सो PM वही डीबीटी भारतीय नवाचार का शानदार उदाहरण है, जो इस दूरदर्शितापूर्ण विजन के सर्वथा अनुकूल भी है। भारत का प्रयास G20 मंच से भारत में विकसित DPI आधारित डीबीटी कार्यक्रम को पूरे विश्व के समक्ष रखा जाए और खास तौर पर गरीब देशों तक इसे पहुंचाया जाए। ये भारत के वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी का सह अध्यक्ष होने के नाते भी डीबीटी की जानकारी देना सही रहेगा। यह मंच खुले समावेशी और जिम्मेदार डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम का भी एक पार्ट है। तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए मजबूत और प्रभावी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में भी बहुत प्रभावी होने के यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं। पूरे विश्व ने भारत की डीबीटी की सराहना की है।
ये जो इस योजना को यहाँ पर लागू किया गया था, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसको काफ़ी लोगों ने सराहा भी है। भारत की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अर्थात सीधे लाभ हस्तांतरण योजना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ सरकार की ओर से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने की कारगर योजना है, जिससे लीकेज रोका जा सकता है, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को इस योजना के तहत कवर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने डीबीटी की सराहना करते हुए इसे जादुई कार्यक्रम कहा है। यानी भारत की डीबीटी योजना को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इसे जादुई कार्यक्रम कहा है, जिससे लोगों की सहायता के लिए बनी योजनाओं का लाभ कम आय वर्ग के लोगों तक लाखों की संख्या में पहुंच रहा है। विश्व बैंक ने भी डीबीटी के माध्यम से देश के 85% ग्रामीण परिवार और 69% शहरी परिवारों तक डिजिटल नकद हस्तांतरण पहुंचाने की जबरदस्त उपलब्धि बताया है। साथ ही डीबीटी और उससे जुड़े अन्य सरकारी सुधारों से भारत सरकार को मार्च 2022 तक कुल 2.23 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% भी है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की डीबीटी योजना को सराहा और उसने इसे जादुई कार्यक्रम का नाम दिया। इससे इस योजना से कम आय वर्ग के लोगों तक लाखों की संख्या में पहुंच की जा सकती है। विश्व बैंक ने भी डीबीटी के माध्यम से देश के 85% ग्रामीण परिवार और 69% शहरी परिवारों तक डिजिटल नकद हस्तांतरण पहुंचाने को जबरदस्त उपलब्धि बताया है। साथ ही डीबीटी और उससे जुड़े कई अन्य सरकारी सुधारों से भारत सरकार को मार्च 2022 तक कुल 2.23 लाख करोड़ की बचत हुई, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% है। अब यहाँ पर इसमें इन आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 को बढ़कर ये 2.73 लाख करोड़ रुपए 2.73 लाख करोड़ रुपए तक इसे पहुँचाया भी गया है। उसके बाद में डीबीटी जो इसमें संभावनाएं क्या है इन फ्यूचर में, इसके किस विजन से देखा जा रहा है। सभ्यता की गहरी जड़ों वाले बड़ी नीति पहल वाले देश में डीबीटी मीलों लंबी यात्रा का एक छोटा सा कदम है। डीबीटी 2.0 शुरू हुई थी, डीबीटी 3.0 है। जैसे बड़े सुधारों को लागू करने की दिशा में प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। डीबीटी 2.0 आधार की मदद से ऑनलाइन पात्रता जांच करने का तंत्र विकसित करने पर ध्यान दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर किया जा रहा है, आमतौर पर योजनाओं को पात्रता दस्तावेज या विभिन्न सरकारी एजेंसियों और इन विभागों की ओर से जारी प्रमाण पत्र भेजने होते हैं। बाद में योजना को लागू करने वाली एजेंसी इन कागजात की प्रामाणिकता जांचने पर समय और धन लगाती है। डिजिटलीकरण आधार जांच से इन दस्तावेजों की पुष्टि करना लोगों के लिए सुगम, समय बचाने वाला और किफ़ायती भी बन जाता है। डिजी लॉकर और यूपीआई हेतु इलेक्ट्रॉनिक और मशीन से पढ़ा जाने योग्य फॉर्मेट में पात्रता प्रमाण पत्र जारी करके उपलब्ध कराने का माध्यम है। 21 अप्रैल 2023 को सिविल सेवा दिवस पर संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस पहल का उल्लेख भी किया था। इसके बाद में पत्र सूचना कार्यालय 2023 नीति प्रारूप बनाया जा चुका है, तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार हो चुके हैं और अनेक राज्यसभा और केंद्र सरकार के मंत्रालय विभाग इन प्लेटफॉर्मों से जोड़े जा चुके हैं। देश को भी इस सुधार व्यवस्था में लाने के प्रयास जारी हैं। यानी योजना को लागू करने वाली एजेंसी कागजातों की प्रामाणिकता जांचने में लगती है और इससे समय और धन लगाती है। इसमें डिजिटलीकरण और आधार जांच में भी इन दस्तावेजों की पुष्टि की जाती है। डिजी लॉकर यूपीआई के हेतु इन्हें इलेक्ट्रॉनिक और मशीन में पढ़ा जाने योग्य फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। 21 अप्रैल 2023 को जिस दिन सिविल सेवा दिवस मनाया गया था, तब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस योजना का जिक्र भी किया था। प्लेटफॉर्म तैयार हो चुके हैं ये सब और इनके राज्यसभा और केंद्र सरकार के मंत्रालय विभाग इन प्लेटफॉर्मों से जोड़े जा चुके हैं। शेष को भी इस व्यवस्था में लाने के लिए प्रयास जारी है। और डीबीटी 3.0 लोगों तक लाभ पहुंचाने की योजना में बड़ी बदलाव लाने के प्रयास किए गए हैं। जैसे मौजूदा हालत में लोगों को ये पता लगाना है कि वे किन सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं
और फिर उन्हें उन योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसी से संपर्क करना है, उसके लिए आवेदन करना है। लेकिन सरकार विभिन्न सरकारी डेटाबेस में संग्रहित आंकड़ों के आधार पर अपनी ओर भी पात्र नागरिकों से संपर्क करके तथा उनकी सहमति प्राप्त करके उन्हें लाभ पहुंचाना शुरू कर सकती है। अनेक राज्यों ने डेटा क्षेत्रों की परिपक्वता और सघनता के स्तर के हिसाब से ऐसी सामाजिक रजिस्ट्रियां बना ली हैं, जैसे कर्नाटक में कुटुंब, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र और मध्य प्रदेश में समग्र राजस्थान जैसे जन आधार, उड़ीसा में सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रियां काम कर रही हैं। अब आवश्यकता यह है कि राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक रजिस्ट्री तैयार हो जाए, जिससे राज्यों के श्रेष्ठ तरीकों को अपनाकर देश में सुशासन को महत्व दिया जाए। इन बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि जो दूरगामी समसामयिक प्रभाव हैं, देश में भावी सुधारों की संभावनाओं की दृष्टि से इस समय चल रही G20 समिट में चर्चाओं में भारत की DBT योजना देश का सबसे अहम योगदान है। इससे हमारे एक परिवार की भावना, एक भविष्य की आशा को निश्चित तौर पर बल मिलेगा। ये यहाँ पर इसका DBT भी यहाँ खत्म हो गया, ओवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे गिवन है, ये अपरिग्रह गांधीवादी विचार के बारे में बताया है। गांधीवादी विचार अपरिग्रह मानव मशीन का सुगध कार्य, भिन्न घटक भागों के सामंजस्यपूर्ण गतिविधि पर निर्भर करता है। गांधी जी की संधारणीय और न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीने की शैली आत्म अनुशासन पर आधारित थी। अपरिग्रह का तात्पर्य भविष्य के लिए प्रावधान से, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास केवल उतना रखे जितने की आवश्यकता है, तो उसे कोई भी अभावग्रस्त नहीं होगा और वह संतोष से भी रहेगा। इसी चीज को गांधी ने अपने विचारों में यहाँ पर प्रकट किया और इसे अपरिग्रह उन्होंने बोला है। इसमें बताया है उन्होंने, गांधी जी ने 1930 में जब उन्हें यरवदा जेल में भेज दिया गया था, तो उसके बाद में उनके जो आश्रमवासी थे यहाँ पोरबंदर गुजरात में रहा करते थे, उनके दिए गए दैनिक विचारों को याद किया करते थे। इसीलिए उन्होंने उस जेल से ही, यरवदा जेल से, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम को साप्ताहिक पत्र में लिखना शुरू कर दिया। उनमें आश्रम के कुछ प्रमुख अनुष्ठान के अनुपालन की सरसरी परख भी होती थी, जिसे 11 प्रतिज्ञाओं के रूप में जाना जाता है। इन 11 प्रतिज्ञाओं में 11 विचार उन्होंने दिए थे गांधी जी ने अपने, जो उन्होंने खुद ही पहले अपने ऊपर अप्लाई किए थे, जैसे सत्य है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शुद्धता, स्वाद पर नियंत्रण करना, अस्त्य, अपरिग्रह, निर्भयता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और रोटी के लिए श्रम करना, सहिष्णुता, धर्मों की समानता और स्वदेशी। ये 11 यहाँ पे प्रतिज्ञाएं थी जो उन्होंने यहाँ पर दी थी। अब इन 11 प्रतिज्ञाओं में से 11 प्रतिज्ञाओं को गांधी जी ने सबसे पहले अपनी ही लाइफ में अप्लाई किया था। उसके बाद में ये सब विचारों में उन्होंने लोगों को बताई थी जो उन्हें सुनते थे। गांधी जी के अनुसार संकल्प का अर्थ है कि दृढ़ संकल्प लेना। यह हमें प्रलोभन के खिलाफ मदद करता है। दृढ़ संकल्प यदि असुविधा के सामने झुक जाता है, असुविधा के सामने झुक जाता है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। जिस प्रकार अहिंसा का पालन बलवान व्यक्ति ही कर सकता है, कायर नहीं कर सकता, उसी प्रकार संकल्प भी शक्ति का एक लक्षण है, दुर्बलता का नहीं है। गांधी जी इन प्रतिज्ञाओं के साथ जीते थे। वास्तव में यह स्वयं पर प्रयोग करके इन निष्कर्षों पर पहुंचे थे। इसलिए उनकी आत्मकथा को ही इन 8 जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं दी, उसके बेस पर नाम दिया गया कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से उनका ये आत्मकथा बनी थी। उनका जीवन सत्य की यात्रा है। मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे, उनके बारे में यहाँ पर बताया है। ये मोहनदास करमचंद गांधी ये गुजरात प्रांत के पोरबंदर में एक अच्छे अमीर परिवार से ताल्लुक भी रखते थे। 1888 में इंग्लैंड गए। बैरिस्टर की इन्होंने उपाधि प्राप्त की। उन्होंने खुद को ब्रिटिश बार में नामांकित किया, लेकिन अगले ही दिन भारत के लिए रवाना हो गए। भारत वापस आकर वे बॉम्बे गए। बैरिस्टर के रूप में उच्च न्यायालय में नामांकन भी किए, आवेदन किया, वकालत करने की कोशिश की। उसके बाद में लेकिन सफल नहीं हुए। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी इनमें। एक बुजुर्ग रिश्तेदार की सलाह पर उन्होंने शेख अब्दुल्ला
के लिए गुजराती कानूनी दस्तावेजों का अंग्रेजी के दस्तावेजों का गुजराती में अनुवाद करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का फैसला किया। मोहनदास ने देखा कि शेठ अब्दुल्ला अपने ही चचेरे भाई के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं और लंबे समय से चले आ रहे मुकदमे पर दोनों ने बहुत पैसा और समय खर्च किया। मोहनदास ने मामले को अदालत से बाहर निपटाने में कामयाबी हासिल करी, यानी वो कोर्ट में उन दोनों भाइयों को लेकर ही नहीं गए, कोर्ट से बाहर ही इसका फैसला उन्होंने करवा दिया। संवाद और बातचीत शांति स्थापित करने के लिए उनके तरीके थे। अपने प्रवास के दौरान वे अंग्रेजी स्थानीय भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को देखकर परेशान हुआ करते थे। उन्होंने स्वयं बहुत अपमान का सामना किया था। उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक घटना में हुआ, जहां उन्हें प्रथम श्रेणी का वैध टिकट के बावजूद प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया था। कारण यह था कि उनका रंग गोरा नहीं था। इस अपमान ने उन्हें आहत दी। उन्होंने भीषण ठंड में रात बिताई। उनके दिमाग में यह बहस चल रही थी कि क्या उन्हें यात्रा जारी रखनी चाहिए, भारत लौट जाना चाहिए या। मोहनदास के कार्यपलट की रात थी। उनकी जिम्मेदारी की भावना प्रबल हुई। उन्होंने कुछ और अपमानजनक घटनाओं को झेला, लेकिन साहस जुटाया। समय के साथ वह स्थानीय भारतीयों को एक साथ लाने में सफल हुए और 22 अगस्त 1894 को रंग पूर्व आग्रह के खिलाफ लड़ने के लिए एक नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। इस रंग भेदभाव से लड़ने के लिए, भारतीयों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार के लिए गांधी जी ने 22 अगस्त 1894 को रंग पूर्व आग्रह के खिलाफ लड़ने के लिए एक नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की। 1901 में भारत लौट आए। फिर आते समय उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सेवाओं के बारे में, ये गांधी जी हैं जो अपना यहाँ पे दे रहे हैं, आवश्यकता होती तो वे फिर दक्षिण अफ्रीका दोबारा लौटेंगे। अब ऐसा हुआ भी। उन्हें वापस बुला लिया गया। नवंबर 1902 में वापस आ गए थे। अक्टूबर 1904 में उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, जो इंडिया का था ये और वहाँ साउथ अफ्रीका में चलता था, जिम्मेदारी संभाली। यह शुरुआत अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, तमिल और प्रकाशित हुआ था। कई मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसे वहाँ पे पब्लिश किया जाता था साउथ अफ्रीका में। अब समाचार पत्र और प्रेस की फिनिक्स ले जाया गया। 1904 में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की गई। यह सामुदायिक जीवन की शुरुआत थी। इंडियन ओपिनियन में मोहनदास ने गाइड टू हेल्थ शीर्षक के तहत कुछ लेख लिखे थे। गुजराती में लिखे गए थे और उनके आसपास के लोगों के प्रति उनकी चिंता पर आधारित भी थे। 1906 के आसपास की बात है कि ये लेख बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए और उन्होंने इन लेखों में उल्लेख किया कि सभी मानवीय गतिविधियां 10 इंद्रियों की सहायता से मन में के माध्यम से की जाती हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 अनुभूतियां हैं। मानव मशीन एक सुखद कार्य विभिन्न घटकों भागों की सामंजस्यपूर्ण गतिविधियों पर निर्भर करता है। इसलिए उनका प्रश्न था कि मानव शरीर का क्या उपयोग है। मानव शरीर का उपयोग ही क्या है। दुनिया में हर चीज का इस्तेमाल और दुरुपयोग किया जा सकता है। यह एक शाश्वत सत्य है। शरीर को भगवान का मंदिर मानना चाहिए। गांधी जी हमेशा एक नर्स और डॉक्टर के रूप में तैयार रहते थे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा था कि उन्हें डॉक्टर बनने के लिए इंग्लैंड भेजा जाना चाहिए, ना कि बैरिस्टर बनने के लिए। इस पर उन्हें जवाब मिल रहा था कि डॉक्टर बनने के लिए उन्हें जानवर और यहाँ तक कि इंसानों को भी चीर-फाड़ करनी पड़ेगी। यह एक पारिवारिक मूल्य के अनुरूप नहीं है। बीमारों की देखभाल करने का उनका जुनून प्राकृतिक उपचार और आहार के माध्यम से ही था। उनका यह भी मानना था कि मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक आरोग्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने अपने जीवन शैली में शरीर, मन और आत्मा के परस्पर जुड़ाव की अच्छी तरह से बात यहाँ पे बताई है, जैसे कि हमने अपने पहले टॉपिक्स में पढ़ा था, जो आयुष के जीवन स्टाइल को अपनाने वाली बात थी। उसमें भी शरीर, मन और आत्मा तीनों को मिला करके एक हेल्दी यानी कि स्वस्थ शरीर को बताया गया था, जिसमें दैनिक जीवन में 11 व्रतों का पालन शामिल है। इन 11 व्रतों में इंग्लैंड में शाकाहार पर अपने एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि मनुष्य मांसाहारी जीवन के रूप में पैदा नहीं हुआ, बल्कि पृथ्वी पर उगने वाले फल और जड़ी बूटियों पर निर्भर रहने के लिए पैदा हुआ है।
उन्होंने अपना आहार केवल 5 वस्तुओं तक ही सीमित रखा था। व्यक्ति का खान-पान शारीरिक श्रम के अनुसार ही होना चाहिए। एक व्यक्ति का अधिक भोजन न केवल उसके पाचन तंत्र को खराब करता है, बल्कि उन लोगों को भी भोजन से वंचित करता है, जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। स्वाद पर काबू पाना 11 व्रतों में से एक है। जब भी कोई ज़्यादा खाता है तो शरीर को नुकसान भी पहुंचता है। आम रसोई में ऐसा ही भोजन बढ़ता है जो शरीर को सेवा के लिए उपयुक्त बनाए। चोरी न करने का पालन किसी को भी वस्तु चुराने तक सीमित नहीं है। किसी वस्तु को चुराने तक सीमित नहीं है। यह और भी आगे जाता है। जिस फल की मुझे आवश्यकता नहीं, उसे खाना या आवश्यकता से अधिक मात्रा में लेना मेरे लिए चोरी है। यह हमेशा अपनी वास्तविक ज़रूरतों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं और हम से अधिकांश लोग अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा देते हैं और इस प्रकार अनजाने में खुद को चोर बना लेते हैं। विजय बैन पंचोली के सेवाग्राम में रहने के दौरान की एक घटना है कि गर्मी के दिनों में आम का मौसम था। युवा विजय प्रतिदिन गांधी जी के लिए एक छोटी कटोरी में 2 स्थानीय आमों का रस निकाल कर लाती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ कि प्याला भर नहीं पाया तो विजय ने एक आम और लिया, रस के एक बड़े प्याले में डाल दिया। बापू को यह कटोरा परोसते हुए विजय ने धीरे से कहा कि कटोरा थोड़ा बड़ा है और वह रसोई में चली गई। बापू अपने मित्र हरमन कालेन बाग से बात करने में व्यस्त थे। उन्होंने विजय की बात नहीं सुनी थी। भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने कटोरा उठाया और उसे बढ़ा पाया। उन्होंने विजया को बुलाया, पूछा कि कटोरा बड़ा क्यों है। विजया ने समझाया, बापू ने प्रण लिया था कि उनकी थाली में खाना नहीं बचेगा, कोई अपव्यय नहीं होना चाहिए और उसके बाद में अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका पेट कूड़ादान नहीं है, शरीर आवश्यकता से अधिक भोजन पचा नहीं पाएगा। गांधी जी की संधारणीय और न्यूनतम जीवन शैली आत्म अनुशासन पर आधारित थी। एक बार एक सज्जन उन्होंने MA LLB की डिग्री प्राप्त की थी। गांधी जी के आश्रम में गए, उनसे कहा कि उन्होंने आश्रम के मामलों में मदद करने में खुशी होगी। गांधी जी गेहूं साफ कर रहे थे। उन्होंने कहा, कृपया आइए इस गेहूं की सफाई में शामिल हों। गांधी जी के साधारण और न्यूनतम जीवन शैली आत्म अनुशासन पर आधारित थी। एक सज्जन उन्हें मिले जो MA LLB की डिग्री प्राप्त कर चुके थे। गांधी जी के आश्रम में गए और उन्होंने गांधी जी के मामलों में मदद करने में खुशी होगी ये कहा उनसे। गांधी जी गेहूं साफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृपया आइए हमें गेहूं की सफाई में शामिल हो। सज्जन वकील की पोशाक, कॉलर, टाई पैंट आदि में थे। उनके लिए जमीन पर बैठना मुश्किल हो रहा था। हालांकि आधे घंटे तक बैठकर गेहूं साफ किया। उन्होंने खूब पसीना बहाया। फिर उन्होंने गांधी जी की अनुमति ली और चले गए। शाम की प्रार्थना के बाद अपने संबोधन के दौरान गांधी जी ने यह घटना सुनाई और कहा कि वे सज्जन को दोष नहीं देते क्योंकि नई शिक्षा दैनिक कार्य के लिए हाथों के उपयोग का महत्व नहीं सिखाती है। 1928 की बात है कि गांधी जी ने आश्रम के लिए कुछ नियम बनाए थे, जिन नियमों में बताया गया था 1928 में बनाए गए नियम थे ये गांधी जी के कि सभी आश्रम वासियों को सुबह 4 बजे प्रार्थना में शामिल होना चाहिए, सभी को सामुदायिक रसोई में खाना खाना चाहिए, प्रतिदिन 160 ग्राम सूत काटना चाहिए, घर के काम के लिए किसी नौकर या मजदूर को काम पर नहीं रखना चाहिए, सभी वयस्क पुरुषों को रात्रि निगरानी करनी चाहिए, सभी युवा और वयस्क बारी बारी से शौचालय की सफाई करें। आश्रम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से 8 घंटे आश्रम का कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक डायरी बनानी चाहिए और दिन के दौरान किए गए सभी कार्यों को नोट भी करना चाहिए। ये कुछ उन्होंने यहाँ पे नियम बना दिए। उसके बाद में आश्रम में रहने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया। रसोई घर की साफ सफाई और सब्जी काटने के दौरान खुद गांधी जी हमेशा मौजूद रहते थे। उसी दिन से उन्होंने दैनिक डायरी बनाना शुरू कर दिया था। स्वयं और दूसरों के लिए उनके नियम कभी अलग नहीं हुए थे। अपरिग्रह गैर चोरी से जुड़ा हुआ है। परिग्रह का तात्पर्य है कि भविष्य के लिए प्रावधान। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास केवल वही रखे जिसकी उसे आवश्यकता है तो कोई भी अभावग्रस्त नहीं होगा और सभी संतोष से रहेंगे। एक बार नदी के तट पर गांधी जी ने अपना लोटा, एक छोटा धातु का बर्तन पानी से भरा हुआ तो पास में खड़े इनके एक सहयोगी ने पूछा, इतना ही क्यों बापू? गांधी जी ने
ने उत्तर देते हुए कहा कि ये नदी केवल मेरी नहीं है। भोजन, कपड़े, पानी, फर्नीचर आदि वस्तुओं का उपयोग व्यक्तियों को केवल उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो। इससे व्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है। अपरिग्रह का ऐसा सिद्धांत है जो विचारों पर भी लागू होता है। जैसे मनुष्य अपने मस्तिष्क को व्यर्थ के ज्ञान से क्यों भरे। मनुष्य अपने मस्तिष्क को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे हासिल करने की आदत मन पर भी बोझ बन जाती है और पर्यावरण पर भी। सादा और सुखी जीवन जीने के लिए 11 व्रत श्रेष्ठ सूत्र हैं। आप जिएं और दूसरों को भी जीने दें। गांधी जी ने लास्ट में ये नारा यहाँ पे दिया है, खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। 11 सूत्र जो गांधी जी ने दिए हैं उनका पालन करो। यहाँ पे कुछ 8 नियम बताए हैं गांधी जी ने, ये वाली, इनको पालन करो। आप परिग्रह में वहाँ पर गांधी जी को फॉलो करो। उसके बाद में यहाँ पर है हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। स्वास्थ्य और कल्याण की कुछ प्रेरक कहानियाँ हैं, कोई किसी पुस्तक से ली गई हैं। मन की बात कार्यक्रम के पिछली 100 कड़ियाँ एपिसोड हो चुके हैं, जिनके दौरान प्रधानमंत्री देश के 700 से अधिक ऐसे लोगों को दिलचस्प कहानियों को लगातार साझा करते रहे हैं जिन्होंने कुछ नया काम करके बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने आम लोगों के कठिन स्थितियों में खुद को संभालने और दृढ़ संकल्प होकर कदम उठाए। छोटे छोटे कदमों को ही शक्ति को उजागर करते हुए नागरिकों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़े ने एक विशेष पुस्तक माय डियर फेलो सिटीजन्स का विमोचन किया। माय डियर फेलो सिटीजन्स से भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़े जी ने लिखी है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। 100 इसमें प्रेरणादायक कहानियां वर्णित हैं जिनका जिक्र रेडियो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सराहनीय प्रयासों की कुछ कहानियां भी इस पुस्तक में निहित हैं जो दुनिया भर के लोगों को लगातार प्रेरित कर रही हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय भी हैं, उसके बारे में यहाँ बताया है। जैसे पहला है ये मल्लखंब फेडरेशन है। मल्लखंब फेडरेशन के बारे में बताया है। मल्लखंब फेडरेशन यूएसए के संस्थापक और स्वयं सेवक चिन्मय पाटणकर एक समर्पित व्यक्ति हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मल्लखंब को बढ़ावा देने और सिखाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनका सपना संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक राज्य में मल्लखंब के लिए कम से कम एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का है। प्रारंभ में अस्वीकृति का सामना करने के बावजूद खेल के लिए चिन्मय के दृढ़ संकल्प और जुनून ने उन्हें 2013 में AMFU स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। MFU ने तब से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें भारत के बाहर मल्लखंब के एक पहले राष्ट्रीय स्तर के महासंघ का गठन किया गया, न्यू जर्सी सीनेट से मान्यता प्राप्त करना और संयुक्त राष्ट्र तथा टाइम्स स्क्वायर जैसे प्रमुख स्थानों पर मल्लखंब को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री की आभार रोकती से चिन्मय को समुदाय से जबरदस्त समर्थन मिला। फेडरेशन ने भारतीय समुदाय से और सहयोग पहचान मिली जो सकारात्मक बदलाव पैदा करती है। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया। ये चिन्मय, ये कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे शुरू किया। उसके बारे में इधर है यहाँ पे ये है मालवतपूर्णा। मालवतपूर्णा ये केवल भारत की नहीं बल्कि दुनिया भर में कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है। तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले के श्रीकोंडा मंडल के पाकाला गांव में एक गरीब परिवार से आने वाली हैं। 2014 में 13 साल और 11 महीने की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं। 2014 में उन्होंने दुनिया की 7 सबसे कठिन और सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ाई करके सेवा समिति चैलेंज को पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सराहना किए जाने पर उनके अदम्य साहस को बल मिला। वह अब एक नए प्रोजेक्ट शक्ति पर काम कर रही हैं जिसका उद्देश्य वंचित लड़कियों की शिक्षा के लिए धन जुटाना है। तो ये है मालवतपूर्णा, तेलंगाना के निज़ामाबाद की सबसे कम उम्र में 2014 में इन्होंने पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट चोटी को यहाँ पे फतेह किया। उसके बाद में एक मानव मंदिर है। ये मानव मंदिर का मतलब है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के कोथान गांव में स्थित मानव मंदिर एक स्वैच्छिक संगठन है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगियों के लिए जागरूकता पैदा करता है, उन्हें राहत प्रदान करता है और पुनर्वास प्रदान करता है।
2017 में स्थापित हुआ था। मानव मंदिर में कारगर व्हीलचेयर, 50 बेड की सुविधाएं, फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी उपचार उपलब्ध है। इस केंद्र के बारे में सबसे उत्साहजनक तथ्य यह है कि इसका प्रबंधन मुख्य रूप से इस बीमारी से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। इस तरह के हाईटेक सुविधाओं के जरिए मरीजों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए गए हैं। पिकनिक विद पर्पस रिहैब कैंप इन्होंने एक बनाया है रोगियों को, जो यहाँ पे सुदृढ़ करता है। उसके बाद में यहाँ पे जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक साथ ठीक में होते हैं। एक राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलने से बीमारी के बारे में बहुत जरूरी जागरूकता भी यहाँ पर आई है। ये काम इन्होंने किया है कि मानव मंदिर बना करके, जो कि एक स्वैच्छिक संस्था है। प्रोजेक्ट संपूर्ण क्या कहता है यहाँ पर? प्रोजेक्ट संपूर्ण समुदाय द्वारा चलाई जा रही एक नेक पहल है, जो इलाके के बच्चों में कुपोषण की समस्या दूर करने के उद्देश्य से 2020 में शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट संपूर्ण, इसका उद्देश्य है कि बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण देना था जिसमें न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य, टीकाकरण, वजन और पोषण भी शामिल है। इस पहल के तहत एक स्वस्थ शिशु की मां को सखीमा और रूप में कुपोषित बच्चे की मां से जोड़ा जाता है, जो कुपोषित बच्चे की मां का मार्गदर्शन और मदद करती है ताकि उसका बच्चा भी स्वस्थ हो सके। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 महीने के भीतर इस क्षेत्र के 90% से अधिक बच्चों का कुपोषण समाप्त किया गया। इसलिए प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया। इस पहल के लिए जिले को 2021 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। इस परियोजना का अध्ययन करने के बाद कुपोषण समाप्त करने का एक सोशल मॉडल तैयार किया गया है। ये इसकी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें ये काम कर रहा है। पटायत साहू एक ऐसा नाम है जो उड़ीसा के उड़ीसा के कालहंडी जिले के नंदोल गांव के लोगों के लिए काफ़ी जाना जाता है, जिसमें 66 साल की उम्र में दुर्लभ औषधि और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने, उन्हें अपने 1 एकड़ बगीचे में संरक्षित करने का जुनून उन्हें अपने दादा से विरासत में मिला। पिछले 40 वर्षों से आयुर्वेद का व्यवसाय कर रहे हैं ये पटायत साहू। उन्होंने आदिवासी बहुल कालहंडी जिले में आयुर्वेद एसोसिएशन का गठन भी किया है। चिकित्सकों के साथ इन्होंने काम किया है। स्थानीय आदिवासियों के बीच जंगलों को बचाने के बाद में जागरूकता पैदा की है, जो जिले के कई ब्लॉकों के लिए जीवन रेखा की तरह भी माना जाता है। पटायत के काम को राष्ट्रीय मान्यता तब मिली जब प्रधानमंत्री के मन की बात में उनकी चर्चा हुई, जिससे उनके काम की लोकप्रियता पहचान बढ़ी। आज कॉलेज के छात्र भी दुर्लभ जड़ी बूटियों और उनके औषधीय गुणों के बारे में जानने के लिए उनसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। साहू के आयुर्वेद एसोसिएशन की ओर से नियमगिरी पर्वत श्रेणियों में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में पहल भी की जा रही है। रामलोटन कुशवाहा है मध्य प्रदेश के रामलोटन कुशवाहा मध्य प्रदेश में खेत पर देशी पौधों का संग्रहालय बनाया है, जहां उन्होंने 1.5 एकड़ जमीन पर जैविक रूप से उगाए गए 225 से अधिक दुर्लभ औषधीय पौधे और बीजों को एकत्र किया। इनके प्रयासों ने केवल इन मूल्यवान संसाधनों को संरक्षित करने में मदद की, बल्कि दूसरों के लिए भी आय का ज्ञान का स्रोत भी प्रदान किया। दुर्लभ जड़ी बूटियों के गुणों और उपयोगों के बारे में जानने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में लोग उनके बगीचे में जाते हैं। रामलोटन के काम ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं, जब प्रधानमंत्री ने उनके प्रयासों की प्रशंसा की और लोगों में उनके उदाहरण से सीखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि रामलोटन का यह प्रयास आय के एक नए स्रोत खोल सकता है, स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। इस मान्यता के लिए रामलोटन ने आत्मविश्वास को बढ़ाया, देश के लिए अन्य क्षेत्रों में ऐसे ही प्रयास करते हुए दूसरों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैव विविधता संरक्षण और स्वदेश पौधों के लिए संरक्षण के लिए रामलोटन के समर्पण ने दूसरों को इन संशोधन को महत्व देने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। उनके काम के लिए उन्हें राज्य जैव विविधता बोर्ड में से 1 लाख रुपए का अनुदान भी मिला। अनवी झंझारुकिया, ये है अनवी झंझारुकिया। इन्होंने जन्म से ही डाउन सिंड्रोम से ही पीड़ित हैं। बचपन से इन्हें हार्ट की गंभीर बीमारी भी है। सब मुश्किलों के बावजूद तो अनवी ने उसके माता पिता ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने अनवी को योग सिखाने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी। अनवी आज देश भर के कंपटीशन में हिस्सा लेती है और मेडल जीतती है। सूरत की एक 13 वर्षीय लड़की अनवी झंझारुकिया ने अपने अक्षमता के बावजूद कड़ी मेहनत और कुशलता से योग आसन में अपना स्थान बनाया।
डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्ची अनवी ने 2018 में योग करना शुरू किया। योग ने अनवी को एक आम बच्चे की तरह जीवन जीने में मदद की। अनवी अपने माता पिता और योग शिक्षक के साथ योग करो स्वस्थ रहो अभियान भी चला रही है। अनवी की उपलब्धियों और योग के प्रति समर्पण की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की है, जिससे अनवी की कहानी लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली। अब तक अनवी ने लगभग 2.5 लाख लोगों के सामने योग किया है। उनसे 70% से अधिक ने योग अपनाने का संकल्प भी लिया है। अनवी की उपलब्धियां दिव्यांग बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है। बस यहाँ पर ये कम्प्लीटली ओवर हो गया। विकास पथ पर G20 में समग्र स्वास्थ्य पर विचार विमर्श। भारत ने अभी G20 की अध्यक्षता की है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ मेंशन है, जिसमें भारत की G20 की अध्यक्षता ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 प्राथमिकताओं की पहचान की, जैसे स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी और रोकथाम, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार का समाधान। राष्ट्रों ने इन 3 स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए भारत की अध्यक्षता की सराहना की है। यह रेखांकित किया गया है कि महामारी ने हमारी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने का अवसर दिया और आज आवश्यकता सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने में के प्रयासों में तेजी लाना है। G20 हेल्थ ट्रैक के तहत विभिन्न सत्र के और विचार विमर्श आयोजित किए जा रहे हैं। G20 हेल्थ ट्रैक की पहली बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि कैसे महामारी की रोकथाम करें, निपटाने की तैयारी करें, प्रतिक्रियाओं के लिए विविध बहुक्षेत्रीय बहु एजेंसी समन्वय के प्रयास और समुदायों के भविष्य के स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए उनके अनुरूप बदलाव करने के लिए मजबूत और सशक्त बनने की आवश्यकता है। इसमें किसी भी स्वास्थ्य संकट की स्थिति में लोगों और प्रणालियों की सुरक्षा के लिए क्षमताओं में विविधता लाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों और जीवन रक्षक टीकों, चिकित्सा और निदान में निवेश के महत्व को भी रेखांकित इन्होंने यहाँ पे किया है। उसके बाद में यानी कि G20 की अध्यक्षता में जो 3 बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने बताई हैं कि जिस चीज़ को शुरू किया है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, इन्होंने पहले यहाँ पे किया फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार का समाधान ये किया है, स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे तैयारियां इन्होंने की है। तो 3 क्षेत्र में अपनी प्राथमिकता यहाँ पर दी है भारत ने। चिकित्सा पद्धति और नवाचार की भारत की मजबूत संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए लेके आए कि भारत के प्रधानमंत्री एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का स्पष्ट आह्वान गृह समर्थक दृष्टिकोण है, जो तेजी से वैश्वीकृत होती दुनिया के लिए प्रकृति के रूप में है। प्रमुख हस्तक्षेप और विस्तृत विचार विमर्श पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा उपचार में इसकी शक्ति के प्रचार और निवारक सेवाओं पर केंद्रित है। इस बात पर सर्वसम्मति से सहमति बनी कि पारंपरिक उपचार विधियों के साथ आधुनिक चिकित्सा का संयोजन न केवल बीमारी का इलाज करने बल्कि शरीर को समग्र रूप से ठीक करने में अत्यधिक शक्तिशाली तरीका भी है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि प्रतिनिधियों ने बताया कि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा समय की आवश्यकता है और यह क्षेत्र मजबूत, उच्च मूल्य और उच्च विकास वाला बनने के लिए भी तैयार है। उनका विचार था कि दुनिया भर में मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बन सके, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त किया जा सके। पैनल के सदस्यों ने चिकित्सा पर्यटन को गति देने के लिए सामूहिक रूप से ज्ञान संपत्ति को उपयोग करने में रुचि भी दिखाई है। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य और नवाचार का लाभ उठाने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया था। ये फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग है G20 के बारे में। नागरिक केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी तंत्र और महत्वपूर्ण विचार मंथन किया गया। आयुष ग्रिड के जरिए पारंपरिक चिकित्सा के लिए व्यापक IT आधार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र निकायों के माध्यम से समर्थन के साथ पारंपरिक चिकित्सा में AI के मानदंड सुनिश्चित करके और सेवा वितरण के एकीकृत समग्र स्वास्थ्य सेवा मॉडल पर जोर दिया है। इन्होंने इसमें जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी देखभाल ढांचे पर जोर दिया है, जो अपने सोर्स सॉफ्टवेयर डेटा नवाचारों को सक्षम बना सकते हैं। राष्ट्रीय सरकार को मार्गदर्शन करने के लिए दुनिया में एक केंद्रीय संगठन गठबंधन जैसे सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पर डाटा गोपनीयता कानूनों और अन्य नियंत्रणों के माध्यम से प्रौद्योगिकी रहस्य को उजागर करने के लिए
G20 सदस्य आमंत्रित देशों द्वारा साझा किए गए हस्तक्षेप के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रैक्टिस और स्वास्थ्य शासन में डिजिटल स्वास्थ्य का उपयोग करने के लिए की जा रही कोशिशों को प्रदर्शित करने के लिए ठोस प्रयासों को भी प्रतिध्वनित किया है। विचार विमर्श में तकनीकी उपकरण के विभिन्न विचारोत्तेजक पहलुओं और बेहतर रोगी सेवाओं के वितरण में उनकी चर्चा की गई है। कैसे कैसे ये सब करना है, तो इस सब के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए भी डिजिटल पब्लिक गुड्स पर एक सत्र में डिजिटल पब्लिक गुड्स को लोकांतरीकरण के महत्वपूर्ण तत्व पर प्रकाश डाला है। वक्ताओं ने सहमति व्यक्त की कि डीजीपी में भी निवेश की गई गुना लाभ हो सकता है और डीपीजी के अलावा यह सुझाव दिया गया कि डिजिटल हस्तक्षेपों के द्वारा सुगम किए गए विशेषज्ञ ज्ञान की भी लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिए। इसके बारे में है ये सब। यहाँ पे G20 की अध्यक्ष भारत की अध्यक्षता के हेल्थ ट्रैक में 4 स्वास्थ्य कार्यकारी समूह बैठक है, एक स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। G20 चर्चाओं को समृद्ध और पूरक बनाने और समर्थन करने के लिए 4 इतर आयोजन हुए हैं। यहाँ पे खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेही इंटरनेट की ओर। इसमें कुछ इंटरनेट से संबंधित चीजें यहाँ पर बताई हैं। बाकी इसके अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक नहीं है। यहाँ पर योग के बारे में हमने पहले ही यहाँ पर पढ़ लिया था। बस यही सारी चीज़ें हैं। मिशन लाइफ में स्थिरता की ओर 3 मुख्य बदलाव जो बताए थे इन्होंने यहाँ पर है कि मांग में परिवर्तन। प्रथम चरण बोलता है विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में साधारण किंतु प्रभावी पर्यावरण हितैषी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपूर्ति में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर बताया वैयक्तिक मांग और बड़े पैमाने पर आया परिवर्तन धीरे धीरे उद्योग और बाजार को परिवर्तित मांग के अनुरूप खरीद और आपूर्ति करने को प्रोत्साहित करेगा। नीति में परिवर्तन बताया तीसरा चरण है कि भारत और विश्व में मांग और आपूर्ति में बदलाव लाकर लाइफ अभियान की दीर्घकालिक दृष्टि औद्योगिक सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर सतत खपत और उत्पादन में परिवर्तन को प्रोत्साहित करेगा। मिशन लाइफ के बारे में है यहाँ पर। बस इतना ही है आज।